पैसेज कहता है बेटा, समरी, समराइजिंग, मेन थीम ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस फ्यू वर्ड्स, एक्सप्रेस ओनली द मेन थीम, यानी मेन थीम को एक्सप्रेस करना है। मस्ट डू लिखा हुआ है, अवश्य करो। क्या करना है जी? गिव द वैल्यू ऑफ योर रीडिंग, जो भी कुछ तुम पढ़ते हो ना उसका वैल्यू दो। अभी तक तुम पढ़ने के लिए पढ़ते हो ना, अब उसको वैल्यू देके पढ़ो। फिर कह रहा है रीड द पैसेज नॉट एबल टू रिकॉल, नो अटेंशन वाज पेड ऑन रीडिंग। जैसे कह रहा है कि रीड द पैसेज नॉट एबल टू रिकॉल, जैसे कोई चीज तुमने पढ़ा, आंख बंद करो और देखो कि पीछे वाली पूरी कहानी रिकॉल हो रही कि नहीं हो रही। कह रहा है नॉट एबल टू रिकॉल, अगर तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स नो अटेंशन ऑफ पेड ऑन रीडिंग, यानी पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया गया। पढ़ने पर ध्यान। भाई बात तो कल कहानी कहा था ना कि दीवार गिराना है, तुमने अपना हाथ पैर तोड़ लिया, उससे क्या मतलब है? दीवार गिरा या नहीं गिरा। तुमने पैसेज पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में गया, मतलब तूने पढ़ा, दिमाग में नहीं गया मतलब तूने नहीं पढ़ा। कितना बढ़िया सिद्धांत है। हमने काम किया, काम हुआ ही नहीं तो गया कहेंगे उसको। लेकिन आजकल लोग वही करते हैं, वो पढ़ते हैं सिर्फ नाम के लिए, काम के लिए नहीं। इसलिए मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि पार्टनर खुश हो जाएगा, पड़ोसी खुश हो जाएगा, उसे किताब दिखाएंगे, कहेंगे ये पढ़ता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, ये फे कर दिया। रिजल्ट जब सामने आया तो बोला कि इसमें पता है क्या है, इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया था। जब एग्जाम था तो उसके 2 महीना पहले ना तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन पहले लूज मोशन हो गया था। हम दिल्ली में थे ही नहीं, घर चले गए थे, पढ़ाई बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फलानवा ने डिस्टर्ब कर दिया। समझ पा रहे हो? तो ये दीज ऑल थिंग्स आर एक्सक्यूजेस। और एग्जाम ये सब चीज सुनता, अवसर हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अवसर हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम ही उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बेचारा अवसर नॉक कर रहा है, तुमने पकड़ा नहीं, वो निकल गया। अवसर के एक वाक्य अगर आप लोग कहें तो सुना दूं। अवसर एक खूबसूरत युवक के समान होता है। बस कल्पना करिए, उसके आगे के बाल बड़े घुंघराले होते हैं, इसके बाद घुंघराले, और पीछे से गंजा होता है। पीछे से उसके हाथ में उस्तुरा है। उस्तुरा समझते हो? उस्तुरा जो नाई सेविंग करता है, उस्तुरा। उसके हाथ में उस्तुरा है, उस्तरा है, जिसे कट करता है, उसके हाथ में एक उस्तरा है। हाँ, उस्तरा, उस्तरा जो भी होता है, समझ गया ना? बस ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो अपने नाखून के बल खड़ा है, नाखून पर खड़ा। उसके 2 पंख लगे, बस कल्पना करते रहो, उसके 2 पंख लगे, 2 पंख लगे। वो बहुत ही खूबसूरत है, जो देखता है उसका दीवाना हो जाता है। बहुत खूबसूरत चेहरा उसका है, अवसर का। फिर सुन लीजिए, अवसर दिखता कैसा है जी? बहुत खूबसूरत, बॉडी पर्सनालिटी फिट, आगे घुंघराले बाल, हाथ में उस्तरा, 2 पंख लगे हैं, अंगूठे पे खड़ा है, उड़ने के लिए तैयार है। अब पीछे से गंजा है, अब हाथ में उस्तरा भी है। अब क्या हुआ? एक भले मानुस ने पूछा कि अवसर, तुम इतने खूबसूरत हो क्यों? उसने कहा, भले मानुस, मुझे हर व्यक्ति पसंद करे, हर लोग मुझे चाहे, इसलिए मैं खूबसूरत हूं। ये दुनिया मुझे पसंद करती है, हर लोग मुझ पे मरता है, इसलिए मैं खूबसूरत हूं। उसने कहा कि तुम अंगूठे के बल क्यों खड़े हो? बोला, इसलिए कि कोई मुझे जल्दी से पकड़ ना पाए, मैं फटाक से निकल जाऊं। बोला, ये बताओ
कि तुम्हारे बाल घुंघराले आगे से क्यों इतने खूबसूरत है? बोला यही तो पकड़ सकता है मुझे, जिसने ये पकड़ लिया फ्रंट से ही, वो मुझे गुलाम बना लेगा, फिर मैं उसके लिए जिन बन जाऊंगा, जो वो कहेगा वो मैं करूंगा। लेकिन अगर एक बार मैं मुड़ गया तो गंजा है, फिसल जाएगा। यानी जैसे ही मैं मुड़ा, वो पकड़ना चाहेगा, वो क्या होगा? फिसल जाएगा। इसको कहते हैं बॉर्डर पे होना। नहीं बोलते बच्चे एग्जाम देते हैं, बोलते यार एक नंबर से पीछे हो गया, वरना मैं तो टॉपर ही था इस बार। तो पीछे से क्या था? गंजा। अवसर मुड़ा, स्लिप। उसने कहा कि बताओ ये तुम्हारे हाथ में उस्तरा क्यों है? बोला इसलिए कि मैं दरवाजे पे नॉक करूं और जब मुझे ना पकड़ पाए और मैं मुड़ जाऊं और उड़ने के लिए तैयार हो जाऊं तो उसके किस्मत को काटता हुआ चला जाऊं कि तुम अब किसी काम के नहीं, क्योंकि तूने मुझे पकड़ने का प्रयास नहीं किया, इसे तुम्हारी किस्मत खराब है। तो अवसर ने यहां पे कहा कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, अवसर नाम की चीज होती है। हर व्यक्ति के पास इक्वल अवसर आते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी आते हैं। कोई उसे पकड़ता है, कोई उसे जाने देता है, कोई उसे उड़ने देता है, और लोग तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर एक्सक्यूजेस। ये सब क्या है बेटा? एक्सक्यूज है। इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए, बजाओ बजाओ, अगर कुछ चाहिए तो अवसर को पकड़ना सीखो। कहां से? फ्रंट से, है ना। जैसे ये सबको पता था कि एसएससी का एग्जाम इसी डेट में होगा, ये 2 महीना पहले पता था ना जी, कम से कम। अब आगे भी एग्जाम पीटी होगा कि नहीं होगा? अरे 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा कि नहीं होगा? तय है कि होगा? होगा ना बाबू। तुम क्यों ना आज ही पीटी मास्टर बन जाओ अगले एग्जाम के लिए, है जी। तुम उस अवसर की क्यों तलाश करोगे? फॉर्म निकलेगा, इस बार तो चलो नहीं हुआ, अगले बार जब निकलेगा फॉर्म भरूंगा, तब पढ़ूंगा, तब तैयारी होगी। क्यों भाई, आज ही तैयारी करके छोड़ दो। रोज करो प्रैक्टिस, रोज मारो 200 क्वेश्चन, समझा? फिर दुनिया की कौन सी ताकत है तुमको रोक देगा पास होने से? किसी की औकात है जी? तो आज हम लोग पड़े रहते हैं माया के जाल में, माया के जाल में। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? बाविस आइए। तो कह रहा है रीड द पैसेज नॉट एबल टू रिकॉल, इट मीन्स नो अटेंशन वाज पेड ऑन रीडिंग। अगर तुमने पैसेज पढ़ा और तुम रिकॉल नहीं कर सकते, इट मीन्स व्हाट, यू आपने उस पैसेज को पढ़ा ही नहीं। I कह प्रेसिस राइटिंग फोर्सेस यू टू पे अटेंशन टू व्हाट यू रीड। प्रेसिस राइटिंग आप पर दबाव डालती है। क्या करती है? दबाव डालती है कि आप पढ़ो तो अटेंशन के साथ पढ़ो, अटेंशन में पढ़ो, क्योंकि पूछा जाएगा तुमने पढ़ा क्या। आया कह रहा इट इज एन एक्सेलेंट ट्रेनिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन। ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग है कंसंट्रेशन बढ़ाने का। जब व्यक्ति के पास प्रेशर होता है, जब कुछ नहीं बुझाता कि दिन क्या है रात क्या है, फिर व्यक्ति के पास ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन भी आता है और अटेंशन भी आता है। नहीं जी, जब पता है कि कल एग्जाम है तो फिर अटेंशन देके पढ़ेगा। क्या कहता है फिर? क्या? रीड विथ माइंड आई ऑन द पेज। जब तुम पढ़ो तो तुम्हारी माइंड, तुम्हारी आंखें कहाँ होनी चाहिए? पेज पर। अभी क्या होता है, एक लाइन पढ़ा, जब फोन चेक कर लिया, फिर दूसरा लाइन पढ़ा, जब व्हाट्सएप चेक कर लिया, तीसरा लाइन पढ़ा, जब कॉल कर लिया। समझ पा रहे हो? अब इसी बात, तो रीड विथ माइंड एंड आई ऑन द पेज। जब पढ़ो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आंखें कहाँ होनी चाहिए? बहुत सुंदर पेज पर होनी चाहिए। एक्सप्रेस योर थॉट क्लियरली, कंसाइज, इफेक्टिवली, लॉजिकल ऑर्डर। तो अपने थॉट को क्लियरली एक्सप्रेस करो। बात समझ पा रहे हो? अभी तो कोई प्रेसिस तुम पढ़ोगे तुमको समझ भी नहीं आएगा कि प्रेसिस क्या क्या रहा है। अगर अपन करें प्रेसिस राइटिंग, स्टेप 1
स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 कहता है गुड स्पीड केयरफुली, इफ वन रीडिंग नॉट सफिशिएंट गिव अनदर until you get the clear idea, meaning clearly। कह रहा है तुमने एक बार पैसेज पढ़ा, नहीं समझ में आया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो until you get the clear idea। अब वो सोच तो दिन भर पढ़ते रहेंगे ना, पहली बार पढ़ा तुम्हारा दिमाग उड़ा हुआ था तो डिक्शनरी में से कुछ वोकैब को लिख लो, फिर पढ़ो, टाइम दो, छुपा के पढ़ो, छुप के पढ़ो, मन को समेट के पढ़ो, जान प्राण लगा दो। समझा? जब पढ़ो तो खो जाओ, शुद्ध न रहे न बुध रहे। नहीं बोलते शुद्ध बुध खो बैठा, तो सो आवाज खो जाए, डूब जाओ, वही दिखे जो तुम देखना चाहो। तो हमने कहा कि स्पीड, गुड स्पीड केयरफुली, तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इफ यू वन रीडिंग, जब एक बार पढ़ने पर क्लियर ना हो तो दोबारा पढ़ो, दोबारा ना हो, जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? पहला पॉइंट, सब्जेक्ट ऑफ प्रेसिस। जैसे याद करो, आज से 10, 12, 15 साल पहले या आज भी की डेट में भी तुम कहानी की किताब पढ़ो तो कहानी के ऊपर एक शीर्षक होगा, और शीर्षक क्या शो करता है? पूरे कहानी का क्रक्स कहता है ना जी। कहानी का 1-2 वर्ड का जो टॉपिक होता है वो पूरे कहानी का क्रक्स है कि नहीं है? दैट इज द टाइटल ऑफ द प्रेसिस। अगर तुम कोई पैसेज पढ़ रहे हो और तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहे कि यार इसका टाइटल क्या होगा, तो बोलो तुम्हारा कंसंट्रेशन हाई होगा कि नहीं होगा? किसी परिवार में तुम गए, अब तुमको ये लगे मान लो तुमको जासूसी करना है, तुम हमेशा अटेंशन रहोगे, इन सब का नाम क्या है, कौन किसने क्या बोला, फिर सारी दुनिया से ऑटोमेटिक क्या होगा, कट जाओगे। तो हमने कहा कि क्या कहा? सब्जेक्ट ऑफ प्रेसिस। सबसे पहले ढूंढते रहो सब्जेक्ट क्या है प्रेसिस का। फिर कह रहा है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कहा क्या जा रहा है। अगर तुमको कोई सब्जेक्ट मिल भी गया तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। जैसे आपने हाथी सियार की कहानी सुनी, पढ़ा, ऊपर दिखाए एलिफेंट एंड जयकाल। आप देखो कि पूरा कहानी हाथी पर टिका होगा, जयकाल पर टिका होगा। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से कोई प्रेसिस का मिल जाए सब्जेक्ट तो व्हाट इज सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट, उस पर क्या कहा गया है। फिर आस्क योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग द पैसेज। अपने आप से पूछते रहो, कब? जब पैसेज पढ़ रहे हो तब। क्या पूछे सर? व्हाट इज इट आई एम रीडिंग। मैं पढ़ क्या रहा हूं यार? समझा? मैं पढ़ क्या? अगर तुम पैसेज में ये पूछ लिया, जैसे तुम एनसीईआरटी मान लो पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, तो पूछो भाई क्या पढ़ रहे हो, तुमको जवाब मिलेगा अच्छा अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, विंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक आइडिया मिला ना क्या पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है व्हाट डज ऑथर मीन। यार लेखक कहना क्या चाहता है? जो ऑथर है कहना क्या? व्हाट इज द सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है। व्हाट्स आर द सेइंग अबाउट इट, इसको कहा क्या गया है। हाउ टू कंसाइज इट, इसको हम शॉर्ट कैसे करें। जब एक बार में तुम्हारे पास इतने तरह के दिमाग चलेगा तो बोलो कंसंट्रेशन कभी हटेगा? समझ में आया? कंसंट्रेशन बनता कैसे है, वही तरीका दिया। अपने आप से पूछो। जब इतनी बात पूछोगे तो जाहिर सी बात है कि पढ़ोगे तो मन लगेगा, कि खोजना है तुमको इतना चीज। बात समझ लो बेटा, तो करना तो तुम्हें खुद। आज फिर अभी से शांत था, बहुत बढ़िया। स्टेप 2 में आइए।
पहला स्टेप में टाइटल मिल गया ना जी। स्टेप मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, की सेंटेंसेस। आप कीवर्ड ढूंढिए, बिगिनिंग एंड, गेट क्लियर आइडिया अबाउट द पैसेज। जैसे हाउ टू, हाँ मतलब आप पढ़ते समय ये सोचते रहे कि इसको छोटा कैसे करें। हाँ सोचते रहिए कि यार कौन सा लाइन अनइम्पोर्टेंट है, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में चलते रहना चाहिए। मतलब पढ़ो एक चीज, दिमाग में चलते चाहिए 4 चीज। कैसे छोटा करें, इसका सब्जेक्ट में क्या कहा गया, ऑथर क्या कहता है, ये पढ़ क्या रहे हैं। जैसे मान लो कि योजना है, अब योजना ने पढ़ना शुरू किया, पहले पूरा पेज। अब पूरा पेज पढ़ने से पहले जैसे हम कोरे कागज थे, पढ़ने के बाद वो सही रहे। जैसा पढ़ने से पहले थे वैसे ही पढ़ने के। अब बताओ तूने जो 10 मिनट दिया वो तुम्हारा बर्बाद हुआ ना, समझा। तो आप कहोगे सर आपने बेसिक में कहा था बस पढ़ते रहना है, तो इसलिए कहा था कि 2 दिन 4 दिन पढ़ोगे ना, तो अब वो कैब जब लिखोगे तो तुमको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब वो कैब इसमें से देखो तो समझ में आएगा। फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा माइंड कहेगा जब समझने का प्रयास करो। पहले जब साइकिल चलाते हैं तो ये नहीं सोचते कि हम बाजार जा रहे हैं, पहले हम फील्ड में बेमतलब घुमाते हैं और इतना चलाते हैं कि शायद दिल्ली पहुंच जाएं। समझ पा रहे हो ना। अब इतनी एनर्जी चलाते हैं खूब तेज, धुआंधार, कितना चक्कर, और दिन भर चलाते रहो, थकते नहीं थे। वो था कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साइकिल दिन भर दे देता बचपन में तो शायद खाते पीते भी नहीं, दिन में चलाते रहते, धूप बरसात सब। तो क्या है, जोश और जुनून ही तो है वो। तो पहले तुम प्रेसेज को पढ़ो, पैसेज पढ़ो। किस तरह सर, जिस प्रकार साइकिल चलाते हैं बिना मतलब का, वैसे बिना मतलब पढ़ो। और हर स्टेप में वहां भी सीखे थे, हर स्टेप में यहां भी सीखना है। अब कर आप स्टेप 3, नाउ रीड पैसेज सेंटेंस टू सेंटेंस एंड वर्ड टू वर्ड। एक एक सेंटेंस पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, और पढ़ करके फिर कह रहा है डिसाइड करो which part of the passage are essential and which part are not important that can be removed। किसको रिमूव करना है, किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है, उसको अंडरलाइन करो। सब सिलेक्ट ओनली इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल वंस, सिर्फ महत्वपूर्ण को और इसेंशियल को अंडरलाइन करो। तो कल ही बताया था। मेन थीम ऑफ पैसेज, राइट डाउन योर कंक्लूजन in brief notes, write down subjects, title, essential। तो ये हुआ प्रेसेज लिखने का एक तरीका। अब इसके थ्रू हमने कहा था कि जैसे प्रेसेज राइटिंग 16 एग्जाम्पल दिया, 16 एग्जाम्पल 1 दिया है। अब इसमें मेन पॉइंट तुमको कैसे निकाले, वो मेन पॉइंट निकाल के भी दे दिया हूं। कितना हेल्प करूं, मेन पॉइंट निकाल के दे दिया हूं, और तो और रफ भी लिख दिया हूं। रफ कैसे लिखोगे, और फिर फाइनल कॉपी तैयार कैसे होगा, फेयर कॉपी। 3 स्टेप में लिखा हूं इसको। तो जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो आउटलाइन निकालना नहीं आएगा, रफ लिखना नहीं आएगा, तो फेयर करना कहां से आएगा। ये अंतिम स्टेप है, और 3 स्टेप में दिया हूं। इतना बढ़िया कोई किताब मिल जाए तो बताना कि हाँ इतना बड़ी किताब है। ये 3 स्टेप में तुम सीधा पता क्या मिलेगा, प्रेसीज नीचे आंसर, प्रेसीज नीचे आंसर। समझा। हमने क्या कहा कि तुमको उंगली पकड़ लिया और आप देखो बेटा ए लाइन अंडरलाइन करो, ए लाइन अंडरलाइन करो, ये भी दे दिया। फिर कहा रफ, एक रफ पेज पे लिख लो। कहा था ना कर रफ लिखने, तो एक रफ पे लिख दिखा दिया। अब उस रफ लिखने के बाद फिर लास्ट में फेयर कॉपी कर लो। अब कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर हुबहू यही होगा, तुम्हारा आंसर से अलग हो सकता है, क्योंकि राइटिंग है जी। तुम कुछ और सोचोगे, मैं कुछ और सोचूंगा, ये कुछ और सोचेगा। अगर जो मेरा लिखा हुआ
अगर तुम्हारा 60% मिल जाता है तो तुम सही अप्रोच पे हो। अगर एक भी लाइन ना मिलता है तो गलत अप्रोच पे हो। समझा बेटा? तो इसको करके देखना पड़ेगा। प्रेसिज एक अंतिम प्रक्रिया है, थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें मन को मार करके पढ़ना पड़ेगा। पहला चीज तो पढ़ना पड़ेगा 3-4 बार, पढ़ के वोकैब लिखना पड़ेगा 3-4 बार, तब समझ में आएगा, तब आउटलाइन निकालो। तब एक ही दिन में एग्जाम पास थोड़ी कर लेगा। प्रेसिज राइटिंग अंतिम चरण होता है जब पूरा ग्रामर तुमको मास्टरी हो गया, लैंग्वेज पे कमांड हो गया, समझा? तब तुम सीखना प्रेसिज राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन तो आसान है कि भाई एक क्वेश्चन दिया, आंसर ढूंढ के थोड़ा बहुत मिला भी दिया तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रेसिज एक अंतिम प्रक्रिया है। ट्रिक्स दिया था, अंडरलाइन करके काम करना पड़ेगा 2-3 स्टेप में। और ये सब पता है क्या होता है? सबसे पहले क्या बताऊं? आदत बनाओ, समझा? आदत। हम लोगों के पास आदत ही नहीं है, और जितनी आदत है भी वो बुरी वाली है। अच्छी आदत नहीं। समझ पा रहे हो? इसलिए अच्छी आदत को डेवलप करो। और अच्छी आदत कहां से आएगा? हार्ड वर्क से। अच्छी आदत कहां से आएगा? डेडिकेशन से। अच्छी आदत कहां से आएगा? कंसंट्रेशन से। ठीक है? तो इसको एक बार करना। कोई दिक्कत होगा, मैं यहां खड़ा हूं, अब ऐसा जाओ। हाँ हाँ, आजीवन। जब भी लाइफ में दिक्कत हो आ जाओ धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र के पास हर चीज का इलाज है। आ जाइए अब लेटर राइटिंग में। कहा? क्यों? बालिके पे लेटर राइटिंग पे आ जाइए। बोलो बच्चे, बोलो क्या कष्ट है? पेज नंबर 94 पे आ जाइए। पेज नंबर 94। पलट लिया जी? देखिए, लेटर राइटिंग समझिए गौर से। लेटर राइटिंग बेसिकली है क्या चीज? मैं बताऊं आपको। देखो बच्चे, कोई भी राइटिंग हो, राइटिंग का पहला शर्त यही है कि लिखना पड़ेगा। आपको डिजाइन दे सकता हूं, क्या डिजाइन है, इस रास्ते पे चलना। आपको लिखवा कहो तो बोल के लिखवा दूंगा, तो लिखवाऊंगा, इस बढ़िया देख के लिख लेना। भाई मेरा तो मानना ही है, अगर कोई चीज क्लास में लिखवाया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं कि मेरे मन में उपज रहा है, यहीं से बोलूंगा तुम लिखोगे। इसलिए किताब बनाया गया सेल्फ हेल्प, खुद से मदद लें इसकी, घर पे बैठ के काम करें। आजकल ऑनलाइन इतना सक्सेस क्यों कर रहा है पता है तुम्हें? क्योंकि जो लड़का पढ़ने वाला है वो घर में ये कैमरा पैक हो गया। हालांकि बहुत कठिन टास्क है, क्योंकि अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हो। आजकल व्यक्ति को एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ बहुत कम हो पाते। ये जो चे से करता है ना, ये बड़ा इरिटेटिंग होता है मेरे लिए। इसलिए पीना पड़ता है। तो हमने कहा लेटर राइटिंग जो है ये 2003 से पहले चलता था, क्योंकि उस समय पत्र का आदान प्रदान होता था एक छत से दूसरे छत पर,
है ना। तो पत्र का आदान प्रदान व्यक्ति बचपन सीख जाता है, फिर उसे कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंप्रूव कर जाता है। तो जो चीज की आवश्यकता हो वह व्यक्ति जल्दी सीखता है। आज के लाइफ में जब से फोन 2006 में जब क्रांति आई फोन की, मोबाइल क्रांति 2006 से आया है, नहीं 6, 5 में तो मोबाइल था ही नहीं। मोबाइल था गिरज लोगों के पास। 2006 से क्रांति आ गई, सस्ते मोबाइल आना शुरू हो गए, है ना। हमेशा रिलायंस ही ऐड करता है। और जियो नेट भी शुरू हुआ कब से? 2014-15 से ना, 16 से नेट क्रांति आई, 16 से, और मोबाइल क्रांति 2006 से। नेट नहीं तो एयरटेल हम लोगों को लूटता रहता, 1 GB 1 महीने तक, 1 GB 1 महीना, चुपके से खोला तुरंत बंद। नहीं, उस समय कोई जानबूझ चाहकर भी YouTube देख पाता? नहीं देख पाता। तुरंत एक फॉर्म भरने के लिए 1 GB लाया हूं। कितने का सर? 250 रुपए का 1 GB। अब सोचो कि आज 1.5 GB रोज, वो भी कम पड़ता है। नहीं, अब आज वाईफाई चाहिए तुरंत के तुरंत, वो भी स्लो लगता, और तेज चाहिए, और तेज और तेज। नहीं, ये तो ऑनलाइन बढ़ गया थी, लोगों में क्रांति फैल गया। तभी हमने अवसर का लाभ उठाया, यूट्यूब चाप दिया। सीधा पकड़ लिया अवसर को, फ्रंट से पकड़ा, कहां जा रहा है, इधर आ, है ना। अभी सही। तो लेटर राइटिंग है क्या चीज भाई? तो लेटर राइटिंग में आप ध्यान देना बच्चा, कुछ लोग सोचते हैं कि लेटर 3-4 बार, नहीं, लेटर 2 ही होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हुआ, पहले समझो इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब हुआ जिसके साथ आप खा पी उठ बैठ सकते हो, जिसके साथ खा पी उठ बैठ सकते हो, उसे इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे आपका दोस्त है, यार है, माता है, पिता है, भाई या बहन, रिलेटिव्स। तो जो रिलेटिव्स हो गया, भाई बहन दोस्त यार हो गया, उसके पास कुछ लिखो, उसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। इन सब के अलावा किसी के पास लिखो, सबको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। सुना? तो इनफॉर्मल मतलब रिलेटिव्स, और फॉर्मल मतलब अनजान। अनजान भी हो सकता है, जानकार भी हो सकता है। प्रिंसिपल है, रोज मिलते हैं, रोज जानते हैं, लेकिन कोई दोस्त यार तो है नहीं वो, इसलिए हो गया फॉर्मल, इसलिए उसका नाम एप्लीकेशन हो गया। कोई जानकार फॉर्मल में है तो उसके लिए रिस्पेक्टेड का प्रयोग करिए, बड़ा है। माइक भी जा रहा होगा, बस वो बच्चा भी जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो भी थोड़ा सा इरिटेट हो ही रहा होगा। 3 महीना कहाँ हुआ? 5-7 दिन पहले का, तो कल से चल रहा है। नॉइज तो कल ना हो रहा है, कल से हो रहा है ना, उसके पहले नॉइज कहाँ था ऐसा? 1 हफ्ते से हो रहा है, कल इस सप्ताह में कर देगा वो, खत्म हो जाएगा। लेकिन बनाया बहुत शानदार, देख नहीं रहे हो? बहुत शानदार बनाया। हाँ हाँ, चलिए अभी सही। तो अब हमने कहा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ध्यान दीजिए, अब देखो लिखा हुआ है क्या, वेल रिटेन लेटर इज अ गुड वे टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग। हर व्यक्ति अपनी फीलिंग का अगर बेहतरी दिखाना चाहता है तो लेटर से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। आज की डेट में अगर तुम फोन नहीं कर पाते हो तो लिख करके दे दो, बयां कर दो दिले हाल। लेटर, इनफॉर्मल लेटर कौन बोलते हैं? पर्सनल लेटर। जैसे दीज आर ऑल्सो नोन एज
पर्सनल लेटर यूजुअली रिटेन टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, वाइफ एटसेट्रा। इनफॉर्मल जो है आप फ्रेंड्स के पास, पत्नी के पास, पड़ोसी के पास, दोस्त के पास भेजो। दे मे बी रिटेन जस्ट टू शेयर एक्सप्रेशन, इंक्वायर अबाउट समवंस, हाउ अबाउट अपडेटिंग समवंस विथ अ जनरल इंसिडेंट इट्स। यानी क्या खाया, क्या पिया, कहाँ सोया, कब गया, किसके साथ, ये सब आप जो है पूछते हो। जिस प्रकार फोन से बात करते हो इनफॉर्मल में, फोन पकड़े हुए हैं, खा रहे हैं, फोन पकड़े हुए हैं, अब न रखने के लिए वो कह रहा है, रखने के तुम कह रहे हो, किसकी हिम्मत नहीं हो रही, कैसे रखाऊं, दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है, these letters are written to discuss business, apply for serious, make request, apply for services कर दो बेटा, serious कर दिया, apply for services, apply for services, make requests, file register, complaints etc. The letters are short and the point to the point. Letter of application, official letter sent, letters to the editor. जो भी लेटर लिखो, अगर लिख रहे हो फॉर्मल तो उसको शॉर्ट में लिखो, उसको लमाड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लिख रहे हो फॉर्मल भाई, तो उसको लंबा क्यों खींचो, बस टू द पॉइंट लिखो ना भाई, ये चाहिए 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 चाहिए। हाँ, इनफॉर्मल घुमाओ उसको पूरा, इतने बजे उठे, फिर इसको देखा, फिर ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। मेन एलिमेंट ऑफ लेटर, पहले आप जान लीजिए कि लेटर कितने पार्ट होते हैं। अगर देखो इनफॉर्मल या फॉर्मल, एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है, ज्यादातर पूछता है फॉर्मल। और फॉर्मल लेटर के 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते बेटा? 8 भाग। जब पेज पलटिए, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं, पेज नंबर कितने पे आ जाएंगे? 97। अब देखिए, पहले जो लेटर होता था बेटा, वो इस प्रकार होता था कि हम यहां पे लिखते थे टू, इस तरह से लिखा, काम किया, और यहां पे लास्ट होता था। अब लेटर का पैटर्न थोड़ा सा चाहो तो इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम है। लेकिन अगर आप चाहो तो अब आप क्या करो कि मान लो पेज है, यहां लिखा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। जैसे तुम भेज रहे हो ना, तो तुम कहां से, परीक्षा हॉल से लिख रहे हो ना, तो तुम्हें लिखना है यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल XYZ कॉलोनी, दिल्ली, इलाहाबाद, जो भी लिखना चाहते हो, तो उसको कहते हैं सेंडर्स एड्रेस। ये नहीं कि ना कि जहां तुम रहते हो, यानी आपका एड्रेस नहीं मांग रहा। आप चूंकि परीक्षा में पूछेगा तभी तो लिखोगे ना, और नहीं अगर बिजनेस करते हो तो जो आपका पता है वो लिखो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पता उसका आएगा जो भेजने वाला हो, उसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। समझा? तो यहां भेज दिया, फिर उसी के जस्ट नीचे लिख दिया डेट। क्या लिख दिया है बाबू? भाई तुम किस दिन भेज रहा है, डेट चाहिए ना जी, नहीं तुम झूठ बोल रहा कि हम भेज दिए। पहले के लोग बड़े सुख शांति में थे। बिहार से दिल्ली चले ट्रेन से, तो पहुंच गए ट्रेन से दिल्ली, तो यहां पहुंच के पत्र लिखे कि मैं पहुंच गया हूं। यहां आके रहे 2-4 दिन, 5 दिन पत्र लिखे, पहुंचा 10वें 20वें दिन, तो 20वें दिन समझा गार्जियन घर लोग कि पहुंच गया है बढ़िया से। 20 दिन के बाद, मतलब घर में लोग बेचैन तो होंगे नहीं, सब शांति से होंगे ना, तो सारे लोग बड़े शांति से थे 20 दिन कि दिल्ली में ट्रेन में बैठ गया, घर से निकल गया, मतलब दिल्ली पहुंच गया। और आज कितनी अशांति है, घर से निकला तुरंत फोन गया कि बेटा तेरा हवाई चप्पल यहीं छूट गया। खरीद ले रहा,
ट्रेन अभी आई नहीं है, बेचारा फोन ऐसे दावे दावे ट्रेन में चढ़ रहा है, उसमें किसी का फोन पटरी पे आ जाता है। ये सब रियल घटनाओं पे आधारित है। देखिए आप, तो डेट लिखना क्या है, जरूरी है। तो डेट लिखिए, किस दिन लिख रहे हैं पत्र। फिर क्या करिए, रिसीवर एड्रेस, जिसके पास लिख रहे हो उसका भी तो एड्रेस चाहिए। तो फिर दीजिए तीसरे पॉइंट में रिसीवर एड्रेस। भाई पहुंचेगा कहां पत्र, तो तीसरा किताब है ना ऑनलाइन, बस बस ठीक है। तो रिसीवर एड्रेस, जो पत्र को रिसीव करेगा उसका पता लिखिए। और फिर वहां लिखने के बाद सबसे मेन पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट पूरे पत्र का क्रक्स है, पूरे लेटर का। जैसे मान लो तुमने डीएम के पास पत्र लिखा, अब बताओ कि डीएम के पास एक ऐसा पावर है कि दिन भर में ऐसे ऐसे हजारों पत्र जाते होंगे। तो ये बताओ कि मान लो एक पत्र में अगर 100 लाइन या 10 ही लाइन हो, तो उतना पढ़ना शुरू करेगा तो पढ़ पाएगा? जरूरत हो समय, ये मत लिखिए कि मैं कौन हूं, ये जरूरत नहीं है। आप ये लिखिए कि आपको जरूरत क्या है। समझो, जैसे मान लो वाटर टैंक, सप्लाई वाटर, क्रिमिनल, कुछ भी जो मतलब हो, जो जिसकी जरूरत हो वो आप लिखिए। प्रिंसिपल पास लिख रहे हैं तो लिखिए टू ग्रांट हॉलीडे या छुट्टी, जो भी बताते हो आप, पसंद पा रहे हो तो उस लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके क्या होगा कि इससे वो जो साइन करने वाला व्यक्ति ऑथराइज पर्सन है, डीएम या प्रिंसिपल या एसपी या कहीं भी कोई भी म्यूनिसिपल के हेड या कोई भी हो, वो ये समझ लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब हो गया प्रॉब्लम जो तुम चाहते हो सॉल्व करवाना, वो तुम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वो व्यक्ति को तुम्हारे नाम से क्या मतलब कि मैं फलना फलना हूं, मैं ये हूं, मैं वो, और कुछ भी रहा हो, तुमको जरूरत क्या है बताओ। समझा? इसलिए और लेटर राइटिंग का सबसे प्लस पॉइंट बताऊं क्या है, इसमें हर पॉइंट पे नंबर है। ये मत सोचना कि ये बॉडी को हम पूरा चाप दिए खूब बढ़िया से नंबर मिल जाएगा ना। बॉडी का 2 ही 3 नंबर होता है। तुमने सब्जेक्ट छोड़ दिया, 1-2 नंबर कट गया। डेट छोड़ दिया, 1 नंबर कट गया। सेंटर एड्रेस छोड़ दिया, नंबर कट गया। इवन कि तुमने लास्ट में छोड़ दिया योर फेथफुली, सैल्यूटेशन, वहां भी नंबर कट गया। हर एक अगर 10 नंबर का लेटर राइटिंग है तो 10 पॉइंट पे नंबर है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछता कहाँ है सर? एकमात्र एग्जाम है एसएससी, वहीं पूछता है और कहीं नहीं पूछता है। एकमात्र एग्जाम है एसएससी, वहीं पूछता है टायर 3 में। तो पहले टायर 1 टायर 2 चाप के निकालो, तब टायर 3 के लिए हो जाएगा। यूपीएससी में नहीं पूछता, आरबीआई किसी एग्जाम नहीं पूछता, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता। समझा? तो क्या लिखा हमने पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा सर, आगे क्या है जी सर। ये सर क्या है जी? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का हिंदी होता है अभिवादन। आपको अभिवादन करना है कि भाई सर। अब देखो सर कहां लिखेंगे, तो कोई व्यक्ति आपसे अनजान हो फॉर्मल में तो आप सर लिखिए। अगर जानकार हो, दोस्त हो, तो उसका नाम लिखिए। सब लिखा होगा इसमें सब लिखा होगा। ऐसे नहीं छोड़ा हूं मैं, सब लिखा हुआ तरीके से। इसके पहले ही मतलब फॉर्मेट से पहले ही पेज में देखो इतना सुंदर लिख दिया। इतना बढ़िया सेल्फ हेल्प बुक है कि व्यक्ति पढ़ लेगा तो विद्वान बन जाएगा राइटिंग में। तो हमने कहा, और आगे में दिया भी पेज नंबर, यहां पे जाओगे ना देखो पेज 94, 95,
96। ये 3 पेज में हर चीज समझाया गया है। बस में बेटा। उसके बाद लिख दिया सेल्यूशन, फिर बॉडी तैयार हो गया यहां से यहां तक, फिर बॉडी में जो चाहते लिख दो, फिर लास्ट में लिखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जैसे लिखते हैं योर ओबीडियंट, योर फेथफुली, और फिर लास्ट में सिग्नेचर लाइन महेश, सुधीर, गीता, गीतांजलि, रीना, वीना, रीना, सीना, जो भी है लिख दिया। यही हुआ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अगर आपका इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लिखने की क्या जरूरत है? इनफॉर्मल है तो उसमें सब्जेक्ट लिखोगे कि भाई देखो ये जरूरत है, उसको हटा दो। उसके बाद डेट ऊपर का सब सेम चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दो, बाकी सब चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो, कोई दिक्कत उसको दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट हटा देना सिर्फ। देखो ना पेज पलटो ना, सब लिखा हुआ है उसको। देखो ना ऑफिशियल लेटर लिख दे भी दिया हूं, इतना सुंदर तरीके से इसमें लेटर दिया गया है कि देखो ना, और हर का हेडिंग अलग अलग है एडिटर के पास, देख रहे हो? मतलब किस अंदाज से बुक बनाया गया होगा, कल्पना करो। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास बहुत, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए कहां हो अभी, देखो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या होगा? पेज नंबर 128। तब है ना, देखो ना आगे लिखा होगा लेटर्स टू फ्रेंड्स, पेज नंबर 132 पे। ईमेल विद ईमेल भी 136 तो ईमेल। और देखो ना पलटो पलटो भी, नोटिस भी है देखो 143। और पलटो और कुछ मिलेगा, मैसेज भी है। देख रहे हो, ईसा कह रही है हेलो हेलो आई एम कविता फ्रॉम इंदौर, कैन आई स्पीक टू वरुण, आई एम हिज सिस्टर। यस, हेलो हेलो आई एम, यस। खड़ा हो जाओ। ये बताओ कि लेटर सबका बाप, वहीं से निकला एप्लीकेशन, वहीं से कहीं भी लिखो सब लेटर उसी में। भाई एप्लीकेशन तो लेटर के अंतर्गत ही ना है जी। कुछ भी कहीं लिख रहे हैं तो लेटर राइटिंग ना पड़ेंगे, हेडिंग। अब चाहे तुम प्रिंसिपल के पास लिखो, चाहे जॉब के लिए लिखो, समझ पा रहे हो? अरे एप्लीकेशन लेटर का सेकंड पार्ट हो गया, लेटर के अंतर्गत ना आएगा वो। सब तो लेटर भाई दोस्त के पास लिख रहे हैं, वो भी लेटर, प्रिंसिपल पास लिख रहे हैं, वो भी लेटर, लेकिन लेटर उसको नाम दिया एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि उसको अप्लाइड कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है तो वो लेटर ही ना। समझा? बैठो। हाँ ना, कोई बात नहीं। समझा? तो आप बताओ कि जो टोटल पार्ट बताया हमने, ये हमने आपको हिंट किया, पढ़ाया कुछ भी नहीं, हमने आपकी मदद की इस किताब को पढ़ने के लिए। अगर रियल में पढ़ाया जाए तो फिर ये होता किताब आपको दिया ना जाए और फिर क्या किया जाए कि एक हेडिंग दिया जाए कि राइट लेटर टू द प्रिंसिपल, है जी। तो इस तरह से कुछ काम करके लिखवाया जाए आपको, तब आपको कहा कि लिखो, और या फिर आपको कहा मैं बोल के लिखवाता, राइट लेटर ऑफ हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंसेसिटी कंडीशन ऑफ अवेलिंग योर लोकेलिटी। अब ये लिखा जाए और कहा जाए कि लिखो बैठ के यहाँ पे।
सब इसमें सब है ना, वो सब आता नहीं, लेकिन दे दिया गया सब है। ये सब दे दिया हूं ताकि हर चीज का ज्ञान रखो। बोल समझ में आया बच्चे? सब इससे सारे पंच। अब कल क्लास, अब सुनो बात आगे, कल क्लास आपका नहीं चलेगा, तो ये बताओ कि परसों के दिन आओगे? फ्राइडे बुलाया जाए? चलो ठीक है, फ्राइडे आपका ऑन रहेगा। फ्राइडे के बाद फिर होली के बाद क्लास चलेगा। मतलब कल छुट्टी है, फिर फ्राइडे बुला रहा हूं आप लोगों को। होली का छुट्टी चलेगा आपका कब तक चलेगा जी? 13 तारीख को। तो 12-13 को क्लास ऑन हो जाएगा। बाकी आप कब आते हो देखो, हिसाब से बैच चलेगा। इस बैच में जो न्यू बैच होगा वो 18 से होगा। इस बैच में नाउन का बैच 18 तारीख से होगा। जिसको नाउन पढ़ना होगा वो सीधा 18 को आएगा। जिसको एक्स्ट्रा भी बीच में पढ़ना होगा वो फ्राइडे आ सकता है। जैसे फ्राइडे को मैं पढ़ाऊंगा, फ्राइडे के बाद जो होली के बाद मंडे आएगा वही पढ़ाऊंगा, बताऊंगा फ्राइडे के दिन कि कब क्लास फिर से रीओपन होगा। ठीक है, बाकी 18 तारीख को हम लोगों का नया बैच शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच। आवाज थोड़ा आज भी करेगा। लगा था ऐसा ही, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं। मुझे लगा था कल खत्म कर देगा, लेकिन किया नहीं। आज हो जाएगा। कल आपकी क्लास नहीं होगी। इस बैच में क्या चल रहा है? एडजेक्टिव। पहले ही बता दिया कि कल क्लास नहीं होगी। कल थर्सडे है, कल क्लास नहीं होगी। अब आगे की परसों आ जाना, पढ़ाऊंगा फिर। परसों क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी। चलिए, तो टेस्ट करा दूं। आर्टिकल बेसिक हो गया था, 1 चलेगा। जो बच्चे क्लास ले पा रहे ऑनलाइन, ये देखो प्रोनाउन का टेस्ट है, आपके बुक में होगा। ये आर्टिकल का टेस्ट है। कितना पेज नंबर है जी? 57। 57 पेज होगा, निकाल लिया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। अब उसमें देखिए आर्टिकल का टेस्ट होगा। इसमें पेज नंबर 1 पे कितना था? 57 पे जाएंगे आप। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? ये पहला क्वेश्चन है। प्रोफेसर सिंह, बोलो घर पे बनाया कि नहीं बनाया? इसको बनाया है, बहुत सुंदर। अब देखो
प्रोफेसर सिंह आमैन, सिंह पहले आ चुका है तो ए मैन की द मैन, तो इस एक उड़ा को क्या लगाएंगे? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो जल्दी। क्वेश्चन 2, leave your coats in the cloakroom, don't bring them into the theater. थिएटर के पहले दाना चाहिए था, डाउट है? I hit my thumb with a hammer. क्या बेटा? थिएटर से लीव मतलब छोड़ना, योर कोट क्लॉक रूम, क्लॉक रूम कहते हैं जहां को सामान रखते हैं, तो कोट कहाँ रखाया? क्लॉक रूम में। डोंट ब्रिंग देम, उसको मत लाओ थिएटर में। सिनेमा हॉल से पहले या कोई भी आज कपड़े की दुकान जाओगे ना तो गेटे पर सामान रख लेता है, नहीं देखा है? उसी को क्लॉक रूम कहते हैं। एरोप्लेन से जाओगे ना तो कोट सब खुलवा लेगा और उसको चेक करेगा मशीन में, समझा? तो ये कहा है लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम, क्लॉक रूम में छोड़ दो। डोंट ब्रिंग, मत लाओ उसको कहाँ? थिएटर, समझा? वैसे हिंदी निकाल के नहीं पढ़ते, और जहां वर्ड ना समझ में आओ उसको डिक्शनरी में सर्च करो। आई हिट माई थंब विद अ हैमर, हैमर से मार दिया अंगूठे पर। कुछ कर रहा होगा बदमाशी। व्हेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर, कोई गलती तो है नहीं इसमें। कहा रहे? हैमर पर दल लगेगा, क्यों? बैट क्या दिया उसमें समझे? बैट काट दो, जो सर ने बोल दिया वो लाइन बन जाता है। आंसर में दिया है, क्या दिया है? पता नहीं है, दिमाग लगा देता है। आज किताब लेकर के आ गया धोखे से, घर में पढ़ा लिखा होगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कोई गलती नहीं है, advised me to take a taxi, another said that there was a quite good, यहाँ पे quite के पहले यहाँ से, क्योंकि बस नाउन है। हाँ समझ नहीं आ रहा? फिर समझाता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और बात हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइस्ड, वन ऑफ के बाद देखो क्वेश्चन आर्टिकल का है तो फोकस कहाँ करो? आर्टिकल पे, है ना? वैसे वन ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो इसमें गलती होगा नहीं, ठीक है? एडवाइज मी टू टेक ए टैक्सी। अब देखिए आर्टिकल का टेस्ट चेक करिए कि भाई टैक्सी के पहले ये सही है कि नहीं है, तो आपको लगेगा भाई टैक्सी तो कोई भी टैक्सी होता है तो ए नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे सही लगा बिल्कुल। अनदर से, दूसरे ने कहा दैट देयर वाज क्वाइट गुड बस सर्विस। अब टैक्सी से बढ़िया रहेगा कि बस सर्विस ले लो, तो बस तो भी नाउन हो गया जी, तो टैक्सी से पहले जब ए लगाया था, ए लगाया था, तो इसका मतलब कि बस से पहले भी आना चाहिए, तो बस से पहले हो गया एडजेक्टिव, तो इसके पहले नहीं आ जाएगा, तो क्वाइट अ गुड बस सर्विस। अब समझ में आया? चलो इतना डूबना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 5 में आ जाइए। 5 का था बच्चे, एट हरिद्वार, कोई गलती नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स द आई, कोई गलती नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ द गंगा, कोई गलती, नो एरर। गलती लग रहा है? लग रहा था बोलो। 6 नंबर, नेवर हैव आई सीन, कोई गलती नहीं है।
सच गर्ल, देखो सच व्हाट हाउ के बीच में क्या आना चाहिए था, तो सच अ गर्ल। आई दो को, अच्छा आई, हाँ तो आई से बोलो ना ना, तो एक आंख भी तो होता है। एक आंख नहीं होता है, ये तो अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकते। देखो अरे एक आंख किसी ने बंद कर लिया तो एक आंख नहीं हो जाएगा जी। तो आई और आई दोनों सही ना होगा, अब हैंड भी सही होगा और हैंड्स भी सही होगा। सही, बिल्कुल सही, कुछ भी कहना चाहेगा सही कहेगा। लेग बोलो चाहे हैंड बोलो, चाहे आई बोलो, चाहे, अरे ये तो हमने बनाया है, इसलिए दो पैर के ही बनता, एक पैर का बनता है। अब किसी का एक ही पैर रहता आजीवन तो एक ही पैंट का मतलब एक ही पैर का पैंट बनता। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि सबका दो ही पैर होगा, इसलिए दो ही पैर का पैंट बनता है, इसलिए पैंट्स होता है। लेकिन किसी को धोखे से यहीं से कट गया, एक ही पैंट बेचारे के पास है, तो ये लटका रहेगा एक पैंट, लेकिन पहनेगा दो ही पैंट। समझ आज ही तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाता है। अब चश्मा भले किसी का आंख हो चाहे ना हो, लेकिन बनेगा, भले ही डब्बा खाली क्यों ना हो, लेकिन बनेगा दोनों। ऐसा है कि नहीं, बोलो, नहीं तो ठीक है। समझा जी? क्योंकि इसको हमने बनाया है, नकली है ये बनाया गया। हाँ चलो साथ में देखो, लास्ट नाइट आई बॉट, देखो लास्ट नाइट, तुम लोग आर्टिकल पे फोकस करो। लास्ट नाइट आई बॉट, कोई गलती इसमें आर्टिकल है ही नहीं। आप पेन देखो, आप पेन, तो पेन था तो ये लगाया, ठीक किया। अब द पेन क्यों लगाएंगे हम, क्यों लगाएंगे? एन इंक पॉट, आ पेंसिल, अब सोप, अब सोप है साबुन। अब साबुन वर्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, साबुन का वैरायटी होता है, लिक्विड सोप भी होता है, पेपर सोप भी होता है, इसलिए अनकाउंटेबल हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। एक ही वैरायटी है, कोई वैरायटी बताओ कि हाँ सर ये लिक्विड पेंसिल, ये पेपर पेंसिल, तो लिक्विड पेंसिल होता है, विदाउट लेड पेंसिल होगा, मतलब बिना, मतलब उसे लिख नहीं पाओगे, उसे लिखोगे नहीं ना। देखो समझो, व्यवहारिक ज्ञान, आप दुकान में जाइए, उसको बोले पेंसिल दो, दे देगा, उसको बोले साबुन दो, नहीं देगा, पूछेगा बेटा साबुन कौन सा, नहाने का, धोने का, लिक्विड सोप है जी। स्टेशन पे जाओ तो बोलेगा पेपर सोप दीजिए, तो आप पेपर सोप देगा। व्यवहारिक क्या, देखो अंग्रेजी रटने वाला विद्या में पढ़ाया ही नहीं तुम लोगों को, मैं टोटल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही है। अभी आपको बताया नहीं, कल कम से कम रिकॉर्ड के हिसाब से 50 फोन आए जो बच्चों ने एग्जाम दिया। बच्चे कम से कम 10 होंगे जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, 10-5 ऐसे होंगे जो यूट्यूब के होंगे, 10-5 ऐसे होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं, कोर्स समाप्त हुआ। उन्होंने इतने खुश होकर कॉल किया कि सर आपने जो पढ़ाया वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो कैब आपके बुक से बाहर नहीं है, कॉमन वो सही पूछ रहा है। अभी कमेंट देखो, आप पढ़ो, कल कमेंट पढ़ो आप यूट्यूब पे, सारा कमेंट वैसे ही है, ये सत्य बात है। तो आप जो पढ़ा रहा हूँ वही सोचो ना भाई।
अब देखो 100 पे हो गया, व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं ना, रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर लो, आगे आ जाओ, 8 पे आ जाओ, बोलो क्या करें इसमें। ही गॉट द पीस होता है कभी, पीस है जी, हो गया। इट बीइंग अ नाइस डे, क्यों सर जी, क्योंकि डे एक नाउन है। अब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले आर्टिकल चाहिए ही, सिंपल अंग्रेजी। तो इट बीइंग अ नाइस डे, संजय बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, देखो हैविंग अ गुड, अब समझो बात को, अगर इसको एक्सप्लेन कर दें तो क्या करेंगे, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, एक्सप्लेन करूं डिटेल, अनकाउंटेबल आर्टिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स कर रहा है, अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज कितना हुआ, एक, क्योंकि मैथमेटिक्स एक नॉलेज है, अगर बोलता मैथमेटिक्स पूरा सिर्फ नॉलेज रहता तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता, अगर मैथमेटिक्स यहाँ पे ना हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलराइज कर दिया कि नॉलेज उसके पास सिर्फ मैथ का है, सिर्फ मैथ का है, इसलिए यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, इसलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो यहाँ पे ए आंसर होगा, हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का, इसलिए लगाना पड़ा। अगर होता है हैविंग गुड नॉलेज तो आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल वर्ड है। तो ये जो ऑफ किसका आ गया, मैथमेटिक्स का। देखो वेन राधा वेंट, कोई गलती नहीं, टू द कॉलेज अभी तक गलती नहीं है, द अदर डे अभी तक गलती नहीं है, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, अब क्लास की बात कर रहा है तो बोलो प्राइमरी की सेकेंडरी, क्लास अटेंड सेकेंडरी होता है, तो प्राइमरी हुआ तो कॉलेज के पहले द कैसे लगेगा, तो पीछे से पकड़ा तो आगे पकड़ाया, समझा, जैसे पहले पढ़ते रहे नजर नहीं आया गलती, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे धीरे 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 धीरे, तो देख लिया क्या निश्चित की बात, कॉलेज बताया था ना जी, कॉलेज हॉस्पिटल चर्च बेड, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए हो तो आर्टिकल प्रयोग नहीं करते, अगर सेकेंडरी पर्पस हो तो द लगाते हैं। अरे बोलने दो पहले पूरी बात, अगर तुम कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आर्टिकल, कुछ और करने जा रहे हो तो आर्टिकल, अब ये बताओ कि कॉलेज क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, तो ये बताओ कॉलेज में आर्टिकल लगेगा, तो वही तो कह रहा हूं कि यहां से द हटेगा, कंसेप्ट नहीं है जी, रखने वाला कॉन्सेप्ट, तो इस कॉलेज से पहले द हटेगा, तो बोलो आंसर 2 हुआ कि नहीं हुआ। देखो जब डिस्कस मैं कर रहा हूं तो आंसर मत देखो, क्या, क्योंकि मैं जो बोलूं वही लाइन बनेगा, और घर पे बना रहे हो तो आंसर चेक करो, बनाया ना तो आंसर मिला। चलो अगला देखो, 12 नंबर देखो, सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ अमित, he is leading a miserable life these days, तो सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ अमित, सुजीत जो है अमित का दोस्त है, ठीक है, तो सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ अमित, क्योंकि मित्र है उसको दा क्यों लेगा भाई। ऑन संडेज, ऑन ऐसा होना चाहिए संडे को, माई फादर स्टेज इन द बेड टिल 10 o'clock रीडिंग संडे पेपर, तो स्टेज इन बेड द हटा दो, सही हो जाएगा, मतलब बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, संडे को भी होता है ना, क्योंकि संडे को नींद खुल गई 6 बजे, रोज जगते हो, उस दिन 6 बज गया और सुतरी जबरदस्ती नींद आए चाहे ना पड़े रहा मटिया के,
रजाई के अंदर से देखो क्या व्हाट्सएप है, फिर चाप के सो जाओ। होता है ना कभी कभी। हाँ, ये भी सही कह रहे हो तुम, यहां भी दर लगा दो, क्योंकि संडे पेपर न्यूज़पेपर का नाम हो गया। नहीं नहीं, संडे पेपर हो गया ना ये, तो संडे पेपर हो गया, पेपर के पहले ऐसे भी दर लगता है, तो लगा दो, यहाँ भी सही है, आंसर सही दिया है। हाँ, ये तो बेड दर लगेगा, ये तो इन बेड होगा, बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो बिस्तर में सेकेंडरी काम कर रहा है, तो दर लगेगा। द escaping prisoner camped in wood but he didn't light a fire phrase होता है, because smoke rising from the, देखो यहाँ पे एक तो आर्टिकल ए लगेगा और यहाँ पे वुड को वुड्स करना पड़ेगा। वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल, तो किसी भी जंगल के लिए ये लगा दिया हमने, और यहाँ पे स्मोक आया लकड़ी से, इसलिए स्मोक फ्रॉम द, स्मोक राइजिंग, धुआं उठ रहा है लकड़ी से, जंगल के लकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 15, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, इन द हिस्ट्री ऑफ, तो आंसर एक नंबर हो जाएगा, इन द हिस्ट्री। fill in the blanks, we hear the news on the radio। हाँ, बहुत सुना तैयारी, बहुत बढ़िया। सेकंड में नो आर्टिकल, फर्स्ट में मिस्टर सिन्हा हैड 17, शी वर्क्स 8 hours 6 days, Sinha had an apple for lunch, there is, देखो तो आंसर में दिया कि नहीं दिया, पर चेक करो कि आंसर में यह है कि नहीं है। चलो समझा देता हूं। There is a fear that he has been murdered। देखो फियर एक अनकाउंटेबल वर्ड है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई आर्टिकल, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि हमने ए क्यों लगाया, तब मुद्दा है। अब देखो आगे जोड़ा सेंटेंस, दैट से जुड़ा क्लाउज, अब दैट से पहले जो वर्ड होता है वो होता है रियल सब्जेक्ट, ठीक है। अब कहोगे सर द क्यों लगाया, क्योंकि द लगाते हैं निश्चित के लिए और ए लगाते हैं एक प्रकार के लिए, ही हैज बीन मर्डर्ड। अब ध्यान दो व्यवहारिक ज्ञान से, जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव और शहर में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, चाहे 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर 2 को डिस्टेंस होता है जी, कुछ नहीं होता, ये तो एक चक्कर लगाया पहुंच गया वहां। तो रात में जैसे जून का महीना आ रहा है, तुम लौट रहे थे शहर से गांव की तरफ, रास्ते में बीच में एक पीपल का पेड़ है, जहाँ पे सुनसान जगह है, पीपल का बड़ा सा पेड़ है, कि रोड वहीं से बना हुआ है। तो जैसे ही तुम दोपहर में आ रहे थे, 3-4 लोग मिलकर के एक व्यक्ति का गला रेत रहा था। जब तक तुम पहुंचे तब तक उसका गला रेत दिया था, तुम पहुंचे वहां तब व्यक्ति का सर फड़फड़ा था, ऐसे ऐसे पैर हाथ फड़फड़ा रहा था। अब तुम देखा, भागते हुए घर गया, बताया कि फलाने फलाने मर्डर हो गया। पुलिस आई, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद बात आई गई हो गई, 2-4-5 महीने बीत गए, टाइम खत्म हो गया, वो भी रेत रहा है। तो 6 महीने बाद
6 महीने बाद बात सब लोग भूल गए, लेकिन एक दिन आप निकल गए जोश जोश में मार्केट, और मित्रों के साथ पार्टी करके रात में 10 बजे लौट रहे थे। रात में अंधेरी रात थी। अब आ रहे थे रास्ते में, पीपल से 100 मीटर दूर ही थे, तो आपको उस दिन अचानक से याद आ गया, जो कि दिमाग बड़ा शैतान है, तभी याद दिलाएगा जब समय आएगा। और परीक्षा में इंटरव्यू दे रहा हो तो सभी भूलवाएगा जब समय आएगा। बहुत ये दिमाग की खेल को जो समझ गया वो जीत गया दुनिया को। तब याद आ गया वो चीज। अब लगे तुम कांपने, अंधेरी रात 10 बजे, जैसे जैसे तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे थे, पत्ते भी खड़खड़ा रहे थे ना, तुम्हारा शरीर कांप रहा था। पीपल के नजदीक पहुंचते पहुंचते पसीने पसीने, जैसे ही पहुंचे कहीं से कड़क कुड़ की आवाज आई। पीपल पार हुआ तो पीछे देख रहे हो, कोई आ तो नहीं रहा। ऐसे करते करते आप, तो वहां भय था, एक प्रकार का भय था। कैसा भय था? एक प्रकार का अनजाना सा डर था। उस व्यक्ति को मरे हुए 6 महीने हो गए, फिर भी एक प्रकार भय विराजमान था। उसी भय को हम कहते हैं फियर। समझ आया बाबू? अब एक क्वेश्चन में इतना कहानी बताऊंगा। चलो अभी सजाओ। तो एक आई वेंट टू, देखो क्या लगाऊं यहां। अब देखो टू सी, चर्च के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ चर्च क्या है? टू सी द स्टेन ग्लास। चर्च में ग्लास देखने जा रहा है, तो फिर द लेकर जाएगा। बट माई फ्रेंड गोज टू चर्च समटाइम्स, गिव लेक्चर, भाषण देने, उपदेश देने जा रहा है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, क्योंकि चर्च का 2 काम है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्रथम वाले में प्राइमरी है, सेकेंड में सेकेंडरी है, इसलिए सेकेंड में आर्टिकल नहीं आएगा। क्योंकि अब कहो कैसे पता चला सेकेंडरी है? तो जब भी आप लेक्चर, चर्च में होता क्या है, लोग उपदेश देते हैं, ये मत करो वो मत करो, इसलिए प्राइमरी हो गया। प्राइमरी में नो आर्टिकल। आई वॉज इन्वाइटेड, यहां पे चर्च है, सेकेंडरी नहीं जी, यहां पे चर्च है प्राइमरी, यहां पे सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में डालेगा प्राइमरी दा। इन्वाइटेड टू द डिनर, डिनर के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहां डिनर नहीं है, वेलकम टू द न्यू एम्बेसडर। अब मान लो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, तो बताओ कि वो खाने आए थे या बहुत चीजों पे अपना काम भी निकालने आए थे, साइन भी करवाने आए थे, करने भी आए थे, है ना? तो कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता है, जैसे हमारे देश के पीएम इंडिया में बहुत कम रहे हैं, हमेशा वो बाहर ही रहे हैं। इस पर बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि पीएम इंडिया में नहीं रहते, तो उसको ये सोचना चाहिए कि इंडिया में नहीं है, तुम्हारी खुशकिस्मत है ना? उसके पहले वाले जो पीएम थे 10 साल कहीं हिले ही नहीं, बस हाथ जुड़े खड़े रहे, तो बात की स्थिति क्या हुई पता ही है। अगर वो घूमते रहे तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजों पे अंदर साइन करवाया भी और किए भी, बहुत सारा काम भी किया उन्होंने। बस नया बात, ये अलग बात है कि प्रेजेंट मोमेंट में लोगों का माइंड नेगेटिव कैसे हुआ गॉड नोस, वापिस आइए, पॉलिटिकल बात नहीं छेड़ना। तो आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एम्बेसडर की बात हो रही है, वेलकम की बात हो रही है। आई हिट द थंब, शरीर के अंग के पहले द लगाते हैं, जहां जहां अंग है द लगा दो, ठीक। द बुलेट स्ट्रक हिम इन, व्हेन द पुलिस कॉट द चाइल्ड, द मदर इन हर। मदर से पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहां पे मदर नहीं है, यहां पे मदर नहीं है,
द मदर इन हर, उसके अंदर का मातृत्व रो गया। वो माता थी नहीं, उसके अंदर के मातृत्व। प्राणिता जी, द फादर इन हिम, द जज इन हिम। एक भी क्वेश्चन बता दो जो सर ने नहीं पढ़ाया हो। बोलो कितना नंबर? 24, 5। सडनली बुलेट से कोई दोस्ती नहीं है, ये आ जाएगा। स्ट्रक द स्ट्रीट लैम्प निश्चित था। ही लुक्ड एंड सॉ विथ और एक क्वेश्चन समझ में आया बाबू? हटाएं इसको बॉस। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। क्या बेटा? कल वो क्या हुआ था? कल भी नहीं हुआ था। करो, निकालो। बहुत बढ़िया है। तब निकालो। कितना पेज? 81। वो भी अपना पूरा काम कर ही लेगा, सही रहेगा। देखिए यहां पे मैक्रो और मेगा, ये दोनों का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो और मेगा, इन दोनों का हिंदी होता है बड़ा। मैक्रो और मेगा, इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा। जैसे मैक्रोस्कोपिक मतलब विजिबल टू द नेकेड आई, नग्न आंखों से देखने योग्य। मेगालिथ, ह्यूज स्टोन, बड़ा पत्थर, मेगालिथ। मेगा स्टार, वेरी ग्रेट, बहुत महान। मेगा हर्ट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी का माप। मेगाफोन, ध्वनि को बढ़ाने वाला यंत्र। मेगालोपोलिस, ब्रह्मांड। मेगालोपोलिस, माइक्रो का हिंदी होता है छोटा। माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रोब, टिन्नी ऑर्गेनिज्म, छोटे रोगाणु कीटाणु को हम लोग माइक्रोब कहते हैं। माइक्रोजम कहते हैं छोटा करने को। माइक्रोजम, किसी चीज को छोटा करना को हम माइक्रोजम कहते हैं। माइक्रोफिल्म, छोटा फिल्म। माइक्रोफिल्म मतलब छोटा फिल्म। माइक्रोलाइट, बहुत हल्का विमान। हल्का विमान, छोटा विमान को माइक्रोलाइट विमान कहते हैं। मैटर और पैटर, दो वर्ड है। मैटर का मतलब होता है माता संबंधित और पैटर का मतलब होता है पिता से संबंधित। जैसे मैटरनल, पर्टेनिंग टू मदरहुड, मातृत्व। मैट्रियार्क, फीमेल रूलर ऑफ अ फैमिली ग्रुप और स्टेट, स्त्री के शासन को हम लोग मैट्रियार्क कहते हैं। मैट्रिलिनियल, माँ की तरफ झुकाव हो गया तो उसको मैट्रिलिनियल कहते हैं। मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ मदर, माता की हत्या को मैट्रिसाइड कहते हैं। मैटरनल अंकल, मामा का भाई, मैटरनल कहलाता है। मदर के भाई को मामा कहते हैं। पैटर, पैतृक, जैसे पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। पैट्रियार्क,
मेल रूलर ऑफ अ फैमिली ग्रुप और स्टेट, पुरुष शासन, पैटर्निटी फादरहुड पितृत्व, पैटर्नल रिलेटेड टू फादर पैतृक, पैट्रिमोनी पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी नीचे दिया हो, इसको पढ़ते नहीं पढ़ते हो, इसे पढ़ने के बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, काम चलता रहेगा। बहुत सुंदर, निकालिए जरा सा प्रीपोजिशन। क्या चल रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का बेसिक कल समाप्त हो गया था, कहां तक हुआ था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर तक हुआ था, यहीं पे लास्ट कर गया था। बहुत सुंदर। नंबर 4 लिखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलो? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक बच्चे, ध्यान देना, इसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं पढ़ते, इसे पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसको डे नहीं डी पढ़ लेना, ठीक है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था, याद करो वो दिन। दिस, दैट, दीज एंड दोज। लिखो फटाफट, दिस, दैट, these and those, this, that, these and those, this, that, these and those, this, that, these and those are called, this, that, these and those are called demonstrative adjective. Sorry, एक मिनट। This, that, these and those are used before the noun, ऐसे लिख लो। This, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. This, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. This, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. This, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. This, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. देखो तो क्रॉस क्यों आ गया है? This, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. जब ये सारे शब्द नाउन से पहले आ जाए, जब इनका प्रयोग कहां किया जाए बच्चे? नाउन से पहले, तो क्या नाम होगा इसका? अगर नाउन ना रहे तब क्या नाम होगा? क्या नाम हुआ? प्रोनाउन। जब बिना नाउन का है तो प्रोनाउन, नाउन से पहले